करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी, दूसरा है Q इज इक्वल टू एनई। आपने ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी सीखा था। Q इलेक्ट्रिक चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। Q फिर से चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। कुछ नई बात नहीं है। नई बात कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम्ब, है ना। यूनिट्स पे मल्टीपल चॉइस बहुत सारे बन जाते हैं। एम्पियर और टाइम तो पता ही है सबको, सेकेंड। ठीक है, चार्ज की लिख चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो एन को लिख सकते हैं यूनिटलेस। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसकी यूनिट तो कूलॉम होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और नेगेटिव साइन के साथ। तो चार्ज की यूनिट फिर से हो जाएगी कूलॉम। अब इसमें क्या होता है, कई लोग Q और Q बराबर हो जाता है, तो एनी इज इक्वल टू आई टी लिख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से इंप्रूव किया हूं कि आप नीति बोलिए, है ना, मतलब थोड़ा सा याद रहेगा इससे। सो एनी इज इक्वल टू टी आई। ये भी इन दोनों से एक डिराइव्ड फॉर्मूला आ गया। मतलब यूनिट को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम चैप्टर का नाम जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आई पे फोकस करें, क्यू पे ना फोकस करें, है ना। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि आई अगर एम्पियर है, करंट अगर 1 एम्पियर है, तो वो 1 कूलॉम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब एम्पियर इज इक्वल टू कूलॉम्ब पर सेकेंड। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा महत्व है, इसको देख लीजिए। यहां पे मैंने ये बताया कि अगर करंट इस तरफ चलता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चलते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ चलने की वजह से जो करंट आता है वो इस तरफ चलता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठाया, देखा उसका चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठाया, देखा उसका भी उतना ही चार्ज है। तो ये तो बिल्कुल श्योर बात है कि हर इलेक्ट्रॉन में सेम ही चार्ज होता है, न कम न ज्यादा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जब हम लोग देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन सिमिलर है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो बहुत सारा नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n हो गया 10 टू द पावर 20। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो n यहाँ पे 5 हो गया। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिलके चार्ज कितना है, वो ये Q हो गया। तो Q को आपकी मर्जी है, आप टोटल चार्ज भी कह सकते हैं। सारी डायमेंशंस भी मैंने यहां पर लिख दी। अब ये थोड़ा डाउट आ सकता है कि मैंने n की डायमेंशन 1 क्यों लिख दी। कोई भी चीज जब यूनिट लेस होती है, मान लीजिए यहां पे हम लोग n की चर्चा करें, तो n की डायमेंशन 1 बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये लिख लीजिए m0 l0 t0 a0, ये लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपने एम्पियर को भी कंसिडर, सबकी पावर 0 ले लिया तो सब मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाएंगे, तो इसको मान लीजिए। अब एक और बड़ा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू वीणा। आपकी बुक NEAVD इस टाइप कुछ लिखती है, जो आपकी बुक लिखती है वो भी लिख देता हूं मैं। एन एक तो उन्होंने छोटा लिखा है, AVD ऐसा कुछ है, दोनों एक ही चीज। एक्चुअली ये n और पुराने वाले n में कंफ्यूज नहीं होना। पुराना वाला n जो है वो यूनिट लेस था, लेकिन ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी कि हम लोग क्या करें, वायर का एक छोटा सा हिस्सा काट दें, उस हिस्से का वॉल्यूम ले लें, और उस हिस्से के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम कर दें, तो हमें ये बड़ा n मिल जाएगा।
इसलिए बड़े n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको बड़े n और छोटे n में रिलेशनशिप देखना है तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हुआ जा रहा है, ठीक है। इसलिए बड़ा n लिखना सही है। और यहां पे क्या हो रहा है कि I इज इक्वल टू वीणा, VENA, वीणा, तो एक ये लड़की का नाम बन गया, तो इसके हिसाब से थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। और I तो अपना करंट ही है पुराना वाला। VD एक नया टर्म है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये वो है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, पुरानी बात है। इलेक्ट्रॉन खूब सारी टक्करें करते हुए इधर जाता जाता है, तो वो जो टक्करों के बावजूद जो एक एवरेज वेलोसिटी बन पाती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बिल्कुल वेलोसिटी जैसा नाम है, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और करंट की यूनिट वही पुराना वाला एम्पियर है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुराना वाला कूलॉम्ब है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट जो है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये मीटर की पावर -3 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं है, जो वायर ऐसे इधर ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, करंट इधर चल रहा है, तो इसमें ये जो इसको कहीं से भी काट दो, काट देने के बाद एक सर्कल दिखाई देगा, या जिस भी क्रॉस सेक्शन का एरिया हो, जिस भी क्रॉस सेक्शन का अपना वायर होगा उसका एरिया हम लोग देख लेंगे। तो यही है एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब होता ये है कि एन को हम लोग थोड़ा सा जान लें। मेटल्स, भाई सारे वायर जो हैं हम लोग पसंद करते हैं मेटल्स के हों, है ना। बहुत अच्छा होता कि हम लोग चांदी का वायर बना ले, सिल्वर का वायर बना ले, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। सिल्वर जितने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट्स वो दे देते हैं। तो इसलिए मेटल्स, कोई भी मेटल देखेंगे तो उसमें ये जो n है इसका ऑर्डर काफी ज्यादा होता है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है कि मेटल्स में इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम जो होता है वो होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है करंट को फ्लो कराना। जब मैं बोल रहा हूं 10⁻29 पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग वायर का इतना लंबा हिस्सा लें जिसका वॉल्यूम 10⁻29 है, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, क्योंकि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक वायर का होने के लिए वायर बहुत लंबा होगा, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। 1 मीटर क्यूब की जगह, मतलब एक ऐसे नंबर पे आते हैं जो कि वायर के हिसाब से बिलीवेबल हो, तो इसे हम लोग 1 मीटर क्यूब को जैसे बोलते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर इसका क्यूब, क्योंकि यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसा करने से अब ये थोड़ा बिलीवेबल नंबर हो गया। तो इसी चीज को किसी किसी बुक में इस तरह भी लिखा रहता है, कुछ बुक्स कहती हैं 10⁻29 मीटर क्यूब, और कुछ बुक्स कहती हैं 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जब हम लोग वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जब वॉल्यूम लेंगे तो उसके अंदर 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे होंगे। इसी चीज को कहा जाता है नंबर डेंसिटी। तो I इज इक्वल टू वीणा हम लोग जो पढ़ चुके हैं, उसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस A को इस साइड हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया और I/A को एक नया नाम दे दिया J। J यानी कि करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइंड होती है? करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट कितना है अपना एम्पियर में, मतलब यूनिट की अगर बात करें, और एरिया कितना है अपना मीटर स्क्वायर में, है ना, किसमें मेजर किया जाता है?
ध्यान रखना, देखिए ये ए है और ये भी ए है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये ए जो है अब यूनिट में आ गए तो एम्पियर है, ये जो है ये ए अब सिंबल में है तो ये मीटर स्क्वायर है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, आई की यूनिट ए अगर लिख देता तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में करंट डेंसिटी अब हम समझ चुके हैं। तो करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला हो गया वीडी ई एन। वीडी क्या है, वही पुराना अपना थोड़ी देर पहले पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। इस चैप्टर में फॉर्मूले काफी ज्यादा है। और एन क्या है, थोड़ी ही देर पहले पढ़ा, नंबर डेंसिटी। मेटल्स के लिए नंबर डेंसिटी क्या होती है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अच्छा, अब एक नया यहाँ पे टर्म डिफाइन किया गया, मोबिलिटी। मोबिलिटी की यूनिट एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोबिलिटी एक बाउंसर हो सकता है बच्चों के लिए एग्जाम में, कि भाई ये क्या मोबिलिटी पूछ लिया, तो पता ही नहीं था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे, ये टीचर्स भी थोड़ा से स्किप ही कर जाते हैं। मोबिलिटी का फॉर्मूला है वीडी, यही वाला वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या होगा, अब मान लीजिए कि अपने पास जो वायर है, वायर के अंदर लाल रंग के इलेक्ट्रॉन्स हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर करंट चल रहा है तो खुद ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। और मान लीजिए हम लोग ने इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया तो करंट और तेजी से चलने लगेगा इसमें। क्यों और तेजी से चलने लगेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन और इधर की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाने को है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को भागने लगेंगे, करंट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। भाई अगर मोबिलिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए मोबिलिटी को कांस्टेंट लेंगे तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वीडी जो है वो भी बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो चार्ज कैरियर जो भी होते हैं, अलग अलग चार्ज कैरियर की अपनी अपनी मोबिलिटी होती है, वो भी मटेरियल प्रॉपर्टी हो गई। अब शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम ने कहा था, ओम एक साइंटिस्ट थे, कि भाई कोई अगर वायर हम लें और उसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस लें, V1 और V2 मान लीजिए इसके पोटेंशियल्स हैं, तो V2 माइनस V1 कर लें, उसकी वैल्यू रख दें V। V क्या है, V2 माइनस V1, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर उसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अगर थोड़ा करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर और करंट बढ़ाएंगे तो और पोटेंशियल बढ़ेगा। उल्टा भी कर सकते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों ही बातें सही है। इसी चीज को बोल दिया गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही ओम्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक रेजिस्टेंस ले आए। इस यही कांस्टेंट यही रेजिस्टेंस है, ठीक है, यही कांस्टेंट जो है उसका नया नाम हम लोग ने बाद में रख दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है, करंट एम्पियर में मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस की यूनिट इनके ही सम्मान में रख दिया गया और इस यूनिट का नाम रख दिया ओम, ठीक है। ये वाला ओम नहीं, ये वाला ओम, ठीक है। अब एक नया टर्म यहां पे आ गया, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे कि सर ग्राफ तो आपने बताया ही नहीं, आ जाते हैं, अभी ग्राफ पे भी आएंगे। अब रेजिस्टिविटी देख लें पहले। रो इज इक्वल टू RAL। रो है अपनी क्या, रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। R क्या है, जो भी रेजिस्टेंस है इसका, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, और L क्या है,
लेंथ ऑफ वायर। तो जैसे एक वायर हमने लिया, ठीक है, मेटल का वायर लेंगे जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तभी उसमें करंट हम लोग फ्लो करा पाएंगे। तो कितना भी कुछ भी करंट हम लोग फ्लो कराएं, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इस वैल्यूज पे आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे R लिखा हुआ है तो I को नीचे भिगा दें और फिर बोले कि करंट अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये सब नहीं होता। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, कितना लंबा है और कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दूसरा एक और बात हो जाएगी, डायमेंशंस के अलावा एक और नई चीज हो जाएगी कि किस मटेरियल का है। जैसे कि मेटल्स होंगे तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा, कोई नॉन मेटल होगा तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस पूरे वायर को सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये रहा अपना रेजिस्टेंस। तो इस R के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। R ये बता रहा है कि हाँ कुछ भाई अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कुछ लेंथ भी है और कोई रेजिस्टिविटी भी है। रेजिस्टिविटी जो है मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रो एल बाई ए, है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं। रेजिस्टिविटी एक क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। कुछ लोग इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी कैसी है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसका सबका यूनिट लिखना भी जरूरी है। ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट आप याद कर लीजिए ओम मीटर। वैसे आराम से यहां से डिराइव भी हो जाती है, ओम मीटर, ठीक है। तो अब ये जान लीजिए कि अगर किसी भी वायर का वो ही मटेरियल है, मतलब कोई एक ये वायर लिया और एक दूसरा वायर लिया, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, तब भी अगर दोनों ही कॉपर के हैं तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है तो दोनों वायर की रेजिस्टिविटी इतनी ही होगी। रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए याद कर लीजिए, लिख लीजिए, resistivity does not depend on length of wire, resistivity does not depend on the area of cross section, resistivity is a material property। तो वो जो भी मटेरियल का नाम बोला आपने तो नाम से उसकी रेजिस्टिविटी के चार्ट होंगे, मतलब इतने ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये रेजिस्टिविटी, तो सबका अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। जैसे कि हम मटेरियल का नाम बोले, हम उसका डेंसिटी बता देते हैं, ये तो नहीं पूछते हैं कि कितना बड़ा है। आप एक बाल्टी पानी लीजिए तब भी उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी। आप एक मग पानी लीजिए तब भी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी, है ना। तो डेंसिटी भी एक मटेरियल, किसी भी चीज का अगर बोला जाए कि वो मटेरियल प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है कि मटेरियल के नाम से उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी, बस। अब आ जाते हैं ग्राफ में। ग्राफ क्या कहता है कि भाई V इज इक्वल टू आई आर है। इसको अगर हम लोग V इज इक्वल टू आई आर के जैसा एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, एनी लाइन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो m को मैंने r के साथ किया है, x एक्सिस पे हमने i प्लॉट किया, y एक्सिस पे हमने v प्लॉट किया। तो यहां पे इसका स्लोप m होता है तो m जैसा क्या है, r है। तो अगर याद रखिए कि वोल्टेज y एक्सिस पे है और I x एक्सिस पे है तो स्लोप r हो जाएगी। उल्टा कर दें कि y एक्सिस पे करंट ले आए तो स्लोप जो है वो 1/r हो जाएगी। इस चीज को मैं करके दिखाता हूं थोड़ा सा। जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें I को y एक्सिस में लाना है ना। तो I इज इक्वल टू
v डिवाइडेड बाई r हो जाएगा, है ना। यहीं से लिख दे I इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। तो v डिवाइडेड बाई r को भी और अच्छे से लिख दो, 1/r मल्टीप्लाइड बाई v। तो ये y इज इक्वल टू mx हो गया। तो m की जगह आपने 1/r रख दिया, यानी स्लोप की जगह आपने 1/r रख दिया। यहां m की जगह आपने r रखा था, यानी स्लोप की जगह आपने r रख दिया। चलिए रेजिस्टिविटी पे थोड़ा सा और डिस्कशन। रेजिस्टिविटी का एक और नया फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल डरिएगा नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन E स्क्वायर अगर हो गया तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों तो फिक्स्ड कांस्टेंट है और n भी लगभग कांस्टेंट है, ये नंबर डेंसिटी है, हम लोग ने पढ़ा था मेटल्स के लिए 10 टू द पावर 29 के ऑर्डर में होती है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा और टाउ पे डिपेंड करेगा। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब आपका सवाल होगा सर नहीं समझ में आया भाई, का कौन सा रिलैक्सेशन टाइम। देखिए होता यह है कि इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर हम लोग नजर रखें पूरे मोशन में, बार बार करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, ये तो बहुत बार हो चुका है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे हमने नजर रखा और देखा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये क्या करता है कि चलता है फिर टक्कर खाता है, फिर चलता है फिर टक्कर खाता है, फिर चलता है फिर टक्कर खाता है। क्यों इतनी टक्कर खाता है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक क्या है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन है उनसे टक्कर खा सकता है। उसके अलावा मान लीजिए कॉपर मेटल है, तो कॉपर के आयंस यहाँ पे घूम रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉपर Cu2+ जो होगा वो आयंस हैवी होने की वजह से अपनी जगह बैठे होंगे। तो आयंस बड़े बड़े हैं, इलेक्ट्रॉन छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन या तो Cu2++ से टक्कर करेगा, कॉपर से आयन से टक्कर करता रहेगा, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता रहेगा। लेकिन हर दो टक्कर के बीच में थोड़ा सा ऐसा समय भी आता होगा जब कोई टक्कर नहीं हुई, उस नो टक्कर टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, वो वाला टाइम जब टक्कर नहीं हुई उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, द टाइम स्पेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। तो रिलैक्सेशन टाइम भी हम लोग किसमें कैलकुलेट करेंगे भाई, यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, कोई नई बात नहीं है ना। चार्ज की यूनिट तो मैंने लिखी दी है, तो ये एक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद मास की यूनिट मैंने लिखी दी है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब कुछ दिया रहेगा। फिर नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर पर यूनिट पर मीटर क्यूब, या फिर ऐसे आपको स्लैश वाला पसंद नहीं आ रहा है तो आप लिख लीजिए मीटर टू द पावर -3, ठीक है। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो भाई केजी में लेना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी हम लोग ने सीख लिया है ओम मीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा लेस पॉपुलर है, मुश्किल है कि इस पे कोई सवाल है, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा इसको करना। लेकिन कभी कभी वो ये कर सकते हैं कि दो मटेरियल दिए हुए हैं, उनके एन और टाउ दे दिए आपको, क्योंकि हर एक चाहे कोई भी मटेरियल हो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का मास और चार्ज तो नहीं चेंज होना है। तो एम और ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग वायर का एन अलग अलग होगा, अलग अलग वायर का टाउ अलग अलग होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, एन और टाउ देकर आपसे दोनों की रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करा सकते हैं। तब कैसे करेंगे हम लोग, जो बात मैंने की कि भाई मान लीजिए एक वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, उसका जो नंबर डेंसिटी है n1 होगा, उसमें ई स्क्वायर तो वही रहेगा, उसमें τ1 रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा। फिर दूसरा ρ2 होगा, यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई स्क्वायर में तो कुछ फर्क नहीं है, n2 बदल जाएगा, τ2 बदल जाएगा। अब दोनों को आप अगर आपस में डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये सब कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ρ1 डिवाइडेड बाई ρ2 इज इक्वल टू
N2 τ2 डिवाइडेड बाई N1 τ1। तो इस तरह के फॉर्मूलों का यूज हो सकता है। ऐसा इससे एक अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार हो सकता है। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा कि आप फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इतनी बड़ी यहाँ वैल्यू रखा दी जाए, फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर कराया जाए, डिवाइड कराया जाए, वो थोड़ा नहीं कराया जाएगा आपसे, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सब्जेक्टिव में हो सकता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर वायर को स्ट्रेच किया गया n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब पहले लेंथ l थी, फिर 2l कर दी, 3l कर दी, 10l कर दी, तो 2 क्या हो गया, 3 क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई कि वायर को खींच के कितने गुना बड़ा कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। ऐसे ही सवाल आएंगे, एक वायर था, उसकी लेंथ 4 टाइम्स कर दी गई, तो बताइए पहले अगर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। इसी टाइप के सवाल आएंगे। तो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड याद कर लेना है कि वो n² टाइम्स हो जाएगा। सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम n² टाइम्स r। तो हमारा सवाल क्या था कि भाई वायर की लेंथ l थी तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था। अब वायर की लेंथ 4l हो गई है, तो ये 40 नहीं होगा, यही समझना है आपको। ये हो जाएगा 4² इंटू 10 यानी कि 160 ओम। बस यही 4 गुना किया लेंथ तो 16 गुना रेजिस्टेंस हो गया, 2 गुना किया लेंथ तो 4 गुना रेजिस्टेंस हुआ, 3 गुना किया लेंथ तो 9 गुना रेजिस्टेंस हो गया। बस यही तरह के सवाल आपके पास आएंगे।